हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम भूगोल में पार्ट 4 सागरी नितल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि सागरी नितल की संरचना किस तरह से होती है और किसे सागरी नितल कहते हैं, अर्थात सागरी नितल का क्या अर्थ होता है। तो जैसे कि ये सब तो आप जानते ही हो कि धरातल पर हमारा जो भूमि है, धरातल पर भूमि एवं जल का वितरण असमान है। भूमि और जल का वितरण कैसा है? असमान है। सत्य असत्य के लिए कि धरातल पर भूमि एवं जल का वितरण समान है तो वह असत्य हो जाएगा। समान है असत्य, और अगर असमान आ गया तो सत्य। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है वह जल से व्याप्त है। तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से व्याप्त है? कितना प्रतिशत भाग है? 71% भाग जो है वह जल से व्याप्त है। पर जल के नीचे भी भूमि है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब ये जो जल है तो जल कहाँ से है? क्योंकि जब हम भूमि को खोदते हैं तो उसके अंदर से जल निकलता है। इसका अर्थ आता है कि जल के अंदर भी भूमि है, किंतु पानी की तरह इसका स्तर समान नहीं है। अर्थात जो स्तर पानी का है उतना स्तर जो है भूमि का नहीं है। अब जैसे कि हम अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें तो भू आकृति जो है वह हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग आकृति की दिखाई देती है। तो धरातल पर दिखने वाले असमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का वर्गीकरण हम उनके भू आकृति अर्थात भूमि की आकृति, भूमि की संरचना किस तरह से है उसमें करते हैं। ऐसा ही वर्गीकरण हम जलमग्न अर्थात जो जल से घिरा हुआ है, राइट, जो भूमि का भाग जलमग्न है अर्थात जिसके चारों तरफ पानी है, तो उस भूमि का भी कर सकते हैं। अर्थात जिस तरह हम जिस ज़मीन पे आप रह रहे हो, जैसा ज़मीन आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसकी संरचना जिस तरह से है उसी तरह से हम जो जल से घिरा हुआ भूमि का भाग है उसके बारे में भी उसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। महासागर के नितल की संरचना, अब हम देखेंगे कि किस तरह से महासागर के नितल की संरचना किस तरह से है। तो जलमग्न भूमि की संरचना को ध्यान से समझिएगा कि सागरी नितल हम किसे कहते हैं। तो जलमग्न जो भूमि है जिसके ऊपर जो है सिर्फ पानी जल ही जल है, जिस भूमि के ऊपर सिर्फ जल ही जल है तो उसे कहा जाता है जलमग्न भूमि। तो जो जलमग्न भूमि है उसकी संरचना को सागरी नितल की संरचना के नाम से जाना जाता है। तो सागरी नितल किसे कहते हैं? सागरी नितल अर्थात जलमग्न भूमि की संरचना को ही, जो भाग जो है पानी से घिरा हुआ है, जो भाग भूमि का पानी से घिरा हुआ है, उसी को सागरी नितल की संरचना के नाम से जाना जाता है। ये रिक्त स्थान के लिए भी आपको पूछा जा सकता है कि जलमग्न भूमि की संरचना को खाली स्थान की संरचना के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? सागरी नितल। समुद्र तल से गहराई के आधार पर एवं वहाँ की भूमि के आकार के अनुसार सागरी नितल की संरचना निश्चित की जाती है। तो ध्यान में रखिए कि सागरी नितल जो है, जो जलमग्न भूमि है, उसकी संरचना हम कैसे निश्चित करते हैं, किस तरह से उसकी संरचना का हम आंकड़ा लगा सकते हैं। तो समुद्र तल से गहराई अर्थात कितनी गहराई में ज़मीन है, समुद्र की जो गहराई है, तो समुद्र तल से गहराई के आधार पर एवं वहाँ की भूमि के आकार अर्थात वहाँ की भूमि का आकार किस तरह का है, इन दो बातों का हम अनुसरण करते हुए, इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए सागरी नितल की संरचना निश्चित की जाती है। और महासागर की औसत गहराई अर्थात लगभग 37 मीटर
37 मीटर है, राइट, 3700 मीटर है। तो यह हमें खाली स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि महासागर की औसत गहराई करीब खाली स्थान मीटर है, तो कितनी है, 3700 मीटर। या एक वाक्य के उत्तर के लिए भी आ सकता है कि महासागर की औसत गहराई कितनी है, तो कितनी है, 3700 मीटर जो है वह गहराई पाई जाती है। औसतन मतलब कम से कम 3700 मीटर उसकी गहराई होती है। अब अगर हम महासागरीय तल की संरचना की बात करें तो ये जो चित्र है ये आपको महासागरीय तल की संरचना है। अर्थात ये जो भाग है आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये हमारा महाद्वीप है, ये उसका तट है, किनारा है, ये जलमग्न अर्थात ये पूरा पानी का भाग है, ठीक है, ये पूरा पानी का भाग है। और यहाँ से महाद्वीपी जलमग्न सीमा है। इसे जो है थोड़ा सा और आगे आएंगे तो 2000 मीटर की गहराई पर महाद्वीपी ढाल पाया जाता है, अर्थात वो और अधिक अंदर गहरा होता जाता है। और इस तरह से 4000 मीटर गहराई तक उसकी 4000 मीटर गहराई है। उसके बाद देखते हैं ज़मीन है, सागरी मैदान पाया जाता है, मतलब प्लेन समतल भाग पाया जाता है। कहीं कहीं पर सागरी खाई पाई जाती है। इसके अलावा ये बीच का जो भाग है यहाँ पर सागरी द्वीप होते हैं, अर्थात चारों तरफ पानी होता है। आपने ऐसा भाग देखा होगा कि चारों तरफ पानी होता है और बीच में जो है द्वीप समूह होता है, अर्थात भूमि का कुछ भाग होता है। उसे इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं और हिंदी में द्वीप कहते हैं। यह जो भाग है थोड़ा सा 2000 मीटर की गहराई पर यह मध्य सागरी पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इस साइड भी हमारा जो है ये समुद्र तल है, यह जो है खंड है। तो इस तरह से महासागरीय तल की संरचना पाई जाती है। महासागर का नितल भी पृथ्वी की तरह ऊंचा नीचा है, अर्थात जो जलमग्न भूमि है उसका जो भाग है वह जो है वह भी पृथ्वी के अंदर, जब पानी के अंदर सागर के अंदर की बात करें तो जिस तरह से हमारे ज़मीन का भाग जो है वह ऊंचा नीचा दिखाई देता है, तो उसी तरह से यहाँ पे सागर का भाग भी जो है वह भी कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है, वह समतल स्वरूप में नहीं पाया जाता है। और जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर की नितल की संरचना बनती है। तो महासागर के नितल की संरचना किस प्रकार से बनती है, जो जलमग्न भू आकृतियाँ हैं, अर्थात जलमग्न जिसके जो पानी से घिरे हुए हैं, ऐसी जो भू आकृतियाँ हैं, भूमि की आकृतियाँ हैं, उन सभी को मिलाकर ही महासागर की नितल की संरचना बनती है। विभिन्न महासागरों के नितलों की रचना भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि जब अगर भू आकृति भिन्न भिन्न होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके जो नितल की रचना है वह भी भिन्न भिन्न ही होगा। अब ये हम जो है सही गलत के लिए पूछ सकते हैं कि विभिन्न महासागरों के नितलों की रचना भिन्न है। अगर भिन्न है तो सत्य, अगर अभिन्न है तो असत्य। इस रचना के कुछ प्रमुख प्रकारों एवं साधारण क्रम हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर के नितल की संरचना बनती है। तो जैसे हम बात करें समुद्री तट से, अगर हम जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जलमग्न भू संरचना में परिवर्तन होता है। अर्थात जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जलमग्न भूमि में अंदर की तरफ जाते हैं तट से, तो उसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे यह चित्र जो है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये महाद्वीप है, बराबर, ये तट है, और तट से जैसे ही हम अंदर जा रहे थे उसकी संरचना में आप देख रहे हो कि वह जो है अंदर गहरा होता जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है, अधिक गहरा होता जा रहा है, और उसकी संरचना में भी
हमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम जलमग्न से अंदर जाते, तट से अंदर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हमें भू संरचना में परिवर्तन होता दिखाई देता है। अब हम देखेंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं। मग्न तट अर्थात जो घिरा हुआ भाग है। तट के निकट जो तट है, तट के समीप का जो भाग है, तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। अब महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं? तट के निकट का जो भाग है, तट के समीप का जो भाग है, और सागर में जो सागर के अंदर अर्थात पानी से डूबा हुआ भूमि का भाग है, उसी को हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ये रिक्त स्थान के लिए भी आ सकता है, एक वाक्य के उत्तर के लिए भी आ सकता है, जोड़ियाँ मिलाओ के लिए भी आ सकता है कि तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग, उसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। या तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग खाली स्थान कहलाता है। तो खाली स्थान क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। यह महासागरी नितल का सबसे उथला भाग, इट मीन्स सबसे ऊपरी भाग जो है, ऊपरी सतह का जो भाग होता है समुद्र तट का, उथला जो कम गहराई का है, उथला अर्थात जो कम गहराई का है, तो उथला भाग होता है। रिक्त स्थान के लिए भी आ सकता है कि महाद्वीपीय मग्न तट महासागरी नितल का सबसे खाली स्थान भाग होता है, तो सबसे उथला भाग होता है। या खाली स्थान महासागरी नितल का सबसे उथला भाग होता है, तो क्या आएगा हमारा आंसर? महाद्वीपीय मग्न तट। एक वाक्य के लिए भी आ सकता है कि कौन सा तट महासागरी नितल का सबसे उथला भाग होता है, तो कौन सा तट है? महाद्वीपीय मग्न तट। इसे ही सागर मग्न भूमि भी कहते हैं। तो सागर मग्न भूमि किसे कहते हैं? जो भाग तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग जो होता है, उसी को सागर मग्न अर्थात उसमें डूब गया है। मग्न अर्थात डूब जाना, किसी चीज़ में डूब जाना। तो ये जो है पानी के अंदर, सागर के अंदर डूब गया है, इसलिए उसे सागर मग्न भूमि भी कहते हैं। इसका ढाल मंद होता है। सही गलत के लिए सागर मग्न भूमि का ढाल अधिक होता है, तो गलत। मंद होता है, सही। महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा कि जो महाद्वीपीय मग्न तट है, इसका विस्तार सभी जगह असमान स्वरूप में पाया जाता है। कुछ महाद्वीपों के तट व संकीर्ण अर्थात सिकुड़े हुए, कम चौड़े, संकीर्ण होते हैं, तो कुछ महाद्वीप के तट के पास वह सैकड़ों किलोमीटर तक चौड़ा होता है। अर्थात यह जो है महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषता है। महाद्वीपीय मग्न तट की पहली विशेषता है कि उसका विस्तार सभी जगह पर एक जैसा नहीं होता है। कुछ महाद्वीपों के पास वह संकीर्ण होता है अर्थात सिकुड़ा हुआ होता है, तो कुछ महाद्वीपों के तट के पास वह सैकड़ों किलोमीटर तक चौड़ा होता है और इसकी गहराई करीब 200 मीटर होती है। यहाँ पे खाली स्थान के लिए हम पूछ सकते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई करीब खाली स्थान होती है, तो कितनी होती है? 200 मीटर तक होती है। मनुष्य की दृष्टि से महाद्वीपीय मग्न तट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान में रखिए, ये जो है हम भौगोलिक कारण के लिए पूछ सकते हैं कि मनुष्य की दृष्टि से महाद्वीपीय मग्न तट बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? पहला पॉइंट देखेंगे, विश्व के विस्तृत मत्स्य क्षेत्र अर्थात मछली क्षेत्र के लिए मत्स्य क्षेत्र महाद्वीपीय मग्न तट पर पाए जाते हैं। ये पहला कारण है जिसके कारण वह मनुष्य के
मनुष्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा कारण है कि यह भाग उथला होने से सूर्य किरणें तल तक पहुंचती हैं, अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वह अधिक गहराई तक पहुंचती हैं। यहाँ काई आपने देखा होगा कि जैसे ज़मीन पे फिसलन आ जाती है और ग्रीन जो है आपने देखा होगा कि ग्रीन शैवाल आ जाते हैं, तो उसी को काई कहते हैं। तो यहाँ पर काइयाँ, पलवक अर्थात छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, तो पलवक पाए जाते हैं। ये मछलियों का अन्न होते हैं। जो छोटी छोटी काइयाँ होती हैं, छोटे छोटे वनस्पतियाँ, पलवक वनस्पतियाँ होती हैं, वो जो है मछलियों के अन्न होते हैं, अर्थात उन्हें आसानी से, समुद्री जीवों को आसानी से भोजन मिलते हैं। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विभिन्न खनिज खनन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण मुंबई हाई। अब मुंबई हाई में अरब सागर में महाद्वीपीय मग्न तट पर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मिलने का क्षेत्र है। तो मुंबई में किस स्थान पर प्राकृतिक गैस और खनिज तेल मिलता है? तो मुंबई हाई के अरब सागर में महाद्वीपीय मग्न तट पर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मिलने का क्षेत्र है।